गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा। आपने बुक अरेंज कर ली प्रियंका बेटा? यस सर। हो गई। अच्छा, यस सर। तो आप भी इंग्लिश मीडियम में ही हो क्या? ये यस सर। अच्छा अच्छा। तो ये बच्चे मधु और अंशु ये लेट कर देते हैं ज्वाइन करने में। बाकी बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। आज आपके ग्रुप में मैम ने प्रिंसिपल ने एक मैसेज डाल रखा है, ध्यान दिया आपने? यस सर। हाँ, तो वो बेटा क्लास को अटेंड करने के लिए ही है, आपको मोटिवेट करने के लिए। स्कूल के अंदर तो बेटा आपको पता है रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्कूल तो खुल नहीं सकता, इस वजह से ये आपके सामने एक विकल्प है, ऑप्शन है, आप इसको चूज करें। इसमें कुछ तो बेनिफिट उठाइए। हाँ बेटा बिल्कुल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। इस टॉपिक को मैंने कल यहाँ तक पढ़ाया था 102 पेज पे, लिटरेरी टेक्स्ट तक। अब इसके बाद में पेज नंबर 102 पर ही ये दिया हुआ है, एक ये पिक्चर दिखाई हुई है इस तरह से, और इसके साथ में यहाँ से द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यहाँ से द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बीइंग्स इन द रिलीजियस आर्ट ऑफ इस्लाम प्रोमोटेड टू आर्ट फॉर्म्स। यानी उस समय ये निर्धारित कर दिया गया था, ये या प्रतिबंधित कर दिया गया था इस्लाम के धार्मिक कानूनों के जरिए, शरीयत के कानूनों के जरिए। उसमें ये रखा गया था कि कोई भी धार्मिक या किसी भी जीव का पिक्चर नहीं बनाएंगे, लिविंग बीइंग का कोई पिक्चर नहीं बनेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ है। कैलीग्राफी बोला जाता है, जैसे खटाटी या द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत ही सुंदर लेख के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है कैलीग्राफी, और इसको खटाटी भी कहा जाता है। और दूसरा वर्ड यूज किया गया अराबेस्क्यू। अराबेस्क्यू एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है, यानी ज्यामितीय रेखाएं। ज्यामितीय रेखाएं सभी आपको पता है कि वर्गाकार, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो सबकी रेखाएं सीधी होती हैं। सभी लाइंस सीधी होती हैं। तो उसमें अराबेस्क्यू के अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। स्मॉल एंड बिग इंस्क्रिप्शंस, छोटे और बड़े अभिलेख जो हैं उनके जरिए पता चलता है। यूजुअली ऑफ रिलीजियस कोटेशंस, और अक्सर उन पे धार्मिक कहावतें लिखी होती हैं। वर यूज टू डेकोरेट आर्किटेक्चर, जो कि आर्किटेक्चर को सजाने के लिए या उसको और बेहतर दिखाने के लिए होती हैं। कैलीग्राफिक आर्ट हैज़ बीन बेस्ट प्रिजर्व्ड इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द कुरान डेटिंग फ्रॉम द 8th एंड 9th सेंचुरी। 8वीं से 9वीं सदी तक, यानी कुरान के जो पांडुलिपियां हैं वो एक कैलीग्राफिक आर्ट के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित करके रखी गई हैं। लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक कार्य, खासतौर पे सच एज द किताब अल अगानी बुक ऑफ सॉन्ग्स, जिसके अंदर गीतों की एक पुस्तक है किताब अल अगानी, जो कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गीत इसके अंदर समाहित किए गए हैं, और ये एक साहित्यिक स्रोत है। कलीला व दीमना, जिसके विषय में कल भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कलीला व दीमना कहानियों की पुस्तक है। एंड मकामात ऑफ हरीरी, और हरीरी की मकामात, ये इस तरीके से तीन पुस्तकों का विवरण यहाँ पे आ रहा है। वर इलस्ट्रेटेड विद मिनिएचर पेंटिंग, इनके अंदर मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है। मिनिएचर पेंटिंग इस तरह की होती है जैसे कि इस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग का इस्तेमाल उसमें किया गया था, और इसमें चित्र ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बनाए गए थे। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स ब्रिंग्स टुगेदर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यहाँ मानव सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पहलुओं के अंदर, खास तौर पर जो इस्लामिक साहित्य का जो इतिहास है, वहाँ की जो भूमि है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी मध्य इस्लामिक जो भूमि है या केंद्रीय भूमि है, उसके इतिहास को पढ़ने से हम मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि रिलीजियंस, जैसे धर्म के विषय में। और इसके अंदर आपकी एक लाइन और छूट गई है, उसको जरूर देखिएगा बेटा। इसके मकामात ऑफ हर इलस्ट्रेटेड विद मिनिएचर पेंटिंग यहाँ तक पढ़ा था। इसके बाद इन एडिशन, इसको और आगे पढ़ने पर या जानने पर, ए वाइड वैरायटी ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्निक्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द एनहांस द ब्यूटी ऑफ बुक, और पुस्तक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की तकनीकों का, अलग अलग किस्म की तकनीकों का इस्तेमाल उसमें किया गया है।
प्लांट एंड फ्लोरल डिजाइन, खास तौर पे पौधों का और फूलों के विषय में डिजाइन उस पर बनाया गया है, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गार्डन, जो कि बाग बगीचों के विचार को ध्यान में रखते हुए उसके उसके ऊपर आधारित है। वर यूज्ड इन बिल्डिंग एंड बुक इलस्ट्रेशंस, जो कि इमारतों के अंदर इस्तेमाल होता था और खास तौर पे पुस्तक के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स ब्रिंग टुगेदर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं, महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र के अंदर जो इस्लामिक भूमि है उसका इतिहास हमें बहुत जानकारी प्रदान करता है। रिलीजन, धर्म के विषय में, कम्युनिटी, समुदाय के विषय में, एंड पॉलिटिक्स, राजनीति के विषय में। वी कैन सी दैम एज थ्री सर्कल्स विच मर्ज, यहाँ पे बताया गया है वी कैन सी दैम एज थ्री सर्कल्स विच मर्ज। इसमें तीन इस तरह के घेरे बताए गए हैं जिनको आपस में मर्ज किया गया है, जोड़ा गया है। एंड अपीयर एज वन इन द 7th सेंचुरी, और 7वीं सदी में उसको एक ही बना दिया गया है, एक ही उसमें प्रतीत हो रहा है। इन द नेक्स्ट 5 सेंचुरीज, अगली 5 शताब्दियों के अंदर, द सर्कल सेपरेट, वो इस तरह के जो घेरे हैं वो फिर से अलग कर दिए गए हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ आवर पीरियड, और हमारे इस अवधि के अंत तक, द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ओवर स्टेट एंड गवर्नमेंट वाज मिनिमल, उस समय पर इस्लाम का राज्य पर और सरकार पर जो नियंत्रण था वो बहुत ही कम होता था। एंड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मैनी थिंग्स विच हैड नो सैंक्शन इन रिलीजन, किनशिप, सिविल वार्स एटसेट्रा। यहाँ पर राजनीति जो है, इस्लाम के अंदर राजनीति जिसमें राज्य और सरकार का मतलब उस पे उसका प्रभाव या नियंत्रण बहुत कम था, और इसके अंदर राजनीति की बात अगर की जाती है तो धर्म के नाम पे इस तरह का कोई विभाजन या विभेद देखने को नहीं मिलता था, जिसके अंदर वंशवाद की या इस तरह की किनशिप वाली कोई बात हो, या सिविल वार या गृह युद्ध से संबंधित कोई बात हो। सर्कल्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी ओवरलैप्ड, उस समय धर्म के बारे में इस तरह की जो जानकारियां थी या इस तरह के जो संप्रदाय थे वे और समुदाय, इन दोनों ही आपस में ओवरलैप कर रहे थे, यानी आपस में एक दूसरे में घुल मिल गए थे। मुस्लिम्स कम्युनिटी वाज यूनाइटेड टू इन इट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ सरिया इन रिचुअल्स, सरिया के परंपराओं के अनुसार मुस्लिम कम्युनिटी जो है उस समय ऐसा अनुभव किया जा रहा था जैसे कि वो एक है, एकता के सूत्र में बंधी हुई है। एंड पर्सनल मैटर्स, और व्यक्तिगत मामलों के नजरिए से भी ऐसा ही नजर आ रहा था। इट वॉज नो मोर गवर्निंग इटसेल्फ, ये अपने आप पे इस तरह का नियंत्रण इसका नहीं था। पॉलिटिक्स वाज ए सेपरेट सर्कल, पॉलिटिक्स के लिए एक अलग से व्रत का निर्माण किया गया था, घेरे का निर्माण किया गया था। बट इट वाज डिफाइनिंग इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, लेकिन इसमें इसकी धार्मिक पहचान की व्याख्या की गई थी। द ओनली वे द सर्कल ऑफ रिलीजन ऑफ कम्युनिटी कुड हैव सेपरेटेड वाज थ्रू द प्रोग्रेसिव सेकुलराइजेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। यहाँ पर सिर्फ एक तरीका ऐसा था जिसमें धर्म और समुदाय को अलग अलग दर्शा करके और उसके अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता वाली जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी उसको दिखाया जाने के लिए इस तरीके का तरीका इस्तेमाल किया गया। फिलोसफर्स एंड सूफीज एडवोकेटेड दिस, दार्शनिक लोग होते थे, सूफी संत होते थे, वो इस तरह के बातों को प्रमाणित करते थे। सजेस्टिंग दैट सिविल सोसाइटी शुड बी मेड ऑटोनोमस, कि जो नागरिक समाज है वह बिल्कुल स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए, इस तरह का सुझाव दिया गया है। एंड रिचुअल्स बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट स्पिरिचुअलिटी, और जैसे कि निजी आध्यात्मिकता के स्थान पर परंपराओं को बदल देना चाहिए। यहाँ पर अब हम काल रेखा के विषय में पढ़ेंगे। एक्टिविटी नंबर 4, विच ऑफ द पिक्चर इन द चैप्टर डू यू लाइक बेस्ट एंड व्हाई, कौन सी पिक्चर आपको इस पूरे पुस्तक के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर ज्यादा सबसे सुंदर लगी है, सबसे अच्छी लगी है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें देखिएगा 595 पे इस दौरान क्या हुआ था। मोहम्मद मैरिज खादीजा, पैगंबर मोहम्मद ने खादीजा नाम की एक 40 साल की विधवा से शादी की थी। वेल्दी मक्कन ट्रेडर, जो कि मक्का व्यवसायी थी, बहुत ही धनवान थी। हु लेटर सपोर्ट्स इस्लाम, जिसने बाद में इस्लाम को सपोर्ट किया। इसके बाद 610 से 612 में क्या हुआ, मोहम्मद हैज फर्स्ट रिवेलेशन, मोहम्मद सबसे पहले आक्रमणकारी साबित हुए। एंड ये मतलब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पहले सबसे पहले संदेशवाहक थे। एंड फर्स्ट पब्लिक प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के सबसे पहले प्रवचनकर्ता भी वही थे, यानी सबसे पहले उसका परिचय, इस्लाम का परिचय कराने वाले भी
पैगंबर मोहम्मद थे। 621 में क्या हुआ? फर्स्ट एग्रीमेंट एट अकाबा विद मेडिनन कन्वर्ट्स। यहाँ पर मक्का से लेकर और मदीना के लिए जो प्रस्थान हुआ है वो समय की परिस्थितियां 621 में बनी है, यानी एग्रीमेंट हुआ है। ये फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ अकाबा विद मदीना, अकाबा का मदीना के साथ पहला समझौता 621 में। फिर 622 में माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, उस समय मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान देखने को मिला। पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ के चले गए क्योंकि मक्का में उसके भाईचारे के लोगों ने उससे दुश्मनी साधनी शुरू कर दी, उसको वो मारना चाहते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए उसने मक्का को छोड़कर मदीना जाकर के ठीक रहना समझा और मदीना में जाकर उसने शासन किया। अरब ट्राइब्स ऑफ मदीना, यानी मदीना के अंदर जो अरब कबीले थे जिन्हें अंसार कहा जाता था, सेल्टर मक्कन माइग्रेंट्स मुहाजिर, उन्होंने मक्का के प्रवासियों को, मुहाजिर कहा जाता था इन लोगों को, जो मक्का से आए हुए प्रवासी लोग थे उन्हें मुहाजिर कहा जाता था। इन लोगों को मदीना के अरब कबीलों ने शरण दी। 632 से 661 के अंदर अर्ली कैलिफेट, खलीफाओं का आरंभिक समय इस समय देखने को मिला। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सीरिया, सीरिया की विजय, इराक, ईरान, इजिप्ट एंड सिविल वार्स, इस दौरान इराक पे विजय हासिल की गई, ईरान पर, मिस्र पर, और गृह युद्ध हुए 632 से 661। फिर उसके बाद 661 से 750 उम्मयद खलीफाओं का शासन देखने को मिला। दमस्कस बिकम्स द कैपिटल, इसमें दमस्कस शहर को राजधानी बनाया गया। 750 से 945 ईस्वी के दौरान अब्बासी खलीफाओं का शासन देखने को मिला। बगदाद बिकेम द कैपिटल, बगदाद राज्य की राजधानी बन गया। 945 बायूद्स कैप्चर बगदाद, बायूद ने बगदाद को कब्जा लिया। लिटरेरी एंड कल्चरल अफोर्सेंस, इस दौरान साहित्यक और सांस्कृतिक बदलाव हुआ। 1063 टू 92 रूल ऑफ निजामुल मुल्क का शासन देखने को मिला। पावरफुल सल्जूक वाजिर हु एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रिंग ऑफ मदरसास कॉल्ड निजामिया किल्ड बाय होसियान असैसिन्स, यानी सल्जूक वाजिर नाम के एक शक्तिशाली जमींदार हुआ करते थे, उसमें उन्होंने क्या किया? मदरसों की स्थापना की जिन्हें निजामिया कहा गया है, और उसको होसियान के द्वारा मार दिया गया। इसके बाद 1095 से 1291 तक क्रूसेड्स हुए। प्रथम विश्व धर्म युद्ध हुआ, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो यहाँ पे 3 तरह के धर्म युद्ध यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके बाद कॉन्टेक्ट बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, इन युद्धों की बदौलत मुस्लिमों और ईसाई लोगों के बीच में संबंध स्थापित हुए। व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, सभी तरह से। 1111 के अंदर डेथ ऑफ गजाली नाम के शासक का अंत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। इन्फ्लुएंशियल ईरानियन स्कॉलर हु अपोज्ड रैशनलिज्म, ये एक ईरानी विद्वान था जिसने नस्लवाद का बिल्कुल बहुत घोर विरोध किया। तो गजाली जो है अपने आप में एक ईरानी विद्वान था जिसने नस्लवाद का विरोध किया, उनकी मृत्यु हो गई थी। 1258 में मंगोल कैप्चर बगदाद, मंगोलों ने बगदाद को कब्जा लिया, और इस तरीके से मंगोलों का वर्चस्व देखने को मिलेगा। अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। इसके ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। यहाँ इसकी जानकारी दी गई है, इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। द इस्लामिक डेकोरेटिव जीनियस फाउंड फुल एक्सप्रेशंस इन द आर्ट ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, यानी धातु की जो भी वस्तुएं मिली हैं इस्लामिक काल के दौरान की, उसमें बहुत ही सुंदरता अभिव्यक्त की गई है, उसमें कला का, बहुत ही सुंदर कला का इस्तेमाल किया गया है, उसके जरिए उसकी विचार अभिव्यक्ति होती है। दैट आर अमोंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस, जो कि सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक है। दिस मॉस्क्यू लैम्प फ्रॉम 14th सेंचुरी सीरिया हैज द लाइट वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट, यानी इसके दौरान जो मस्जिद के बारे में बताया गया कि 14वीं सदी के दौरान सीरिया जो है इस दौरान बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव में आ चुका था। गॉड इज द लाइट, यहाँ जो लाइट है उसको भगवान के समतुल्य बताया गया है कि ईश्वर जो है प्रकाश है। ऑफ द हेवंस, यानी स्वर्ग का इस प्रकाश जो है ईश्वर है। एंड द अर्थ, और पृथ्वी का भी
ईश्वर ही प्रकाश है, यानी दोनों के लिए बताया है कि ईश्वर जो है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का प्रकाश है। नूर बोला गया है इस वर्ड के लिए। हिज लाइट इज लाइक ए नाइस मिस्कत विद ए लैम्प ऑफ मिसबा। उसकी जो प्रकाश इस तरीके से काम करता है कि जैसे मिस्कत के साथ में और लैंप का इस्तेमाल किया गया हो। ये एक लालटेन की तरह का वो होता है। इसमें ये धार्मिक बातों को जोड़ना चाहते हैं खास तौर पर। द लैंप इज इन ए ग्लास, लैंप जो है कि कांच के अंदर स्थित है। विच लुक्स एज इफ इट वर ए ग्लिटरिंग स्टार काइंडल फ्रॉम द ब्लेस्ड ऑलिव जैतून ट्री दैट इज नाइदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न whose oil would always shine even if no fire touched it। जब तक आग जैतून के तेल को नहीं छूती है, पूर्व से पश्चिम तक के लोग इस जैतून तेल का इस्तेमाल करते हैं। ओलिव ऑयल जिसे कहा जाता है, ओलिव ऑयल का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार उस समय रहा। ये कुरान के अंदर 24 चैप्टर के अंदर वर्स नंबर 35 के अंदर इस तरह का विवरण देखने को मिलता है। अगला जो चैप्टर है इसकी इंट्रोडक्शन हम बताते हैं आपको, न्यूमेरिक एम्पायर्स के बारे में। लेसन नंबर 4 तक के इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप रेडी करें, नोट्स आप बना सकते हैं और माई सीबीएसई गाइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी आपको, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हेल्प मिल जाती है। आप एमबीडी की सुपर रिफ्रेशर बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, उसके जरिए भी आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। यहाँ बेटा नोमैडिक एम्पायर्स के अंदर हम किसके विषय में जानेंगे? ये चंगेज खान के विषय में हम जानेंगे। चंगेज खान जिनका शासन जो है मंगोलिया से बिलोंग करता है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोल चीन और रसिया इन दोनों के बीच में स्थित है। इसके अंदर हम देख सकते हैं ये है मंगोल एम्पायर, हमारे इंडिया का ये भाग हम देख पा रहे हैं ये वाला, और इसके बीच में ये मंगोल एम्पायर कितना बड़ा क्षेत्र होता था मंगोल साम्राज्य का, जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, इधर हम देख सकते हैं इसका जो काफी हद तक नीचे तक इसका प्रभाव हम देख रहे हैं। और इससे आगे इधर हम यूरोप की तरफ भी इसका विस्तार देख पाते हैं, इधर एशिया की तरफ भी इसका विस्तार देख पाते हैं। तो इस तरीके से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है मंगोल साम्राज्य भी। इससे पहले हमने एक और साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य, तो वो अपने समय का था, ये अपने समय का है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पर चंगेज खान को जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में गेंगिस खान कहा जाता है, GENGHIS, गेंगिस खान। तो इसका जो साम्राज्य है काफी फैला हुआ था और ये लोग, इनके क्षेत्र में खेती बहुत कम होती थी, ये दूसरे क्षेत्रों पर हमला करके उनके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को लूट लेते थे। तो इस तरह के उदाहरण हम इसमें देखते हैं। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर बताया गया है कि बुखारा ऑफ कैप्चर ऑफ बुखारा, बुखारा शहर का किस तरीके से कंट्रोल किया गया है, उन्होंने उसे कैसे कब्जा लिया है। इसमें हम मंगोलों ने किस तरीके से दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा किया गया, क्या क्या ये उद्योग धंधे करते थे, खास तौर पे बिजनेस करने का काम इनका रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि चाइना की दीवार, जो कि ऐसा माना जाता था चीन की दीवार को कोई लांघ नहीं सकता है, ये चीन की दीवार आप देख सकते हैं। बहुत बार जब ये चीन की दीवार नहीं थी तो बहुत बार हमले हुआ करते थे, लेकिन इसके होने के बाद बहुत कम हमले देखने को मिले। लेकिन चंगेज खान एक ऐसा शासक था जिसने इस चीन की दीवार को भी लांघ करके उसके पार चाइना पर अटैक कर दिया और चाइना को बहुत बार लूटा, चाइना से बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसने चुराई और अपने देश ले गया। तो ये चंगेज खान एक जनजाति से बिलोंग करते थे, यानी जनजातीय कबीला था। इसने अपनी शक्तियों को किस तरीके से इकट्ठा किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है उनके माता पिता के साथ उनको भी मतलब हत्या कर दी गई थी और इनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था। इसलिए इनका दिल कठोर से कठोर होता गया और ये डिसीजन एक से बढ़कर एक लेते चले गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रभाव बढ़ता चला गया। यहाँ हम पूरे लेसन के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति को पनिशमेंट देते हुए आप देख पा रहे होंगे, नीचे आग जल रही है, एक व्यक्ति को एक लोहे की सलाख से बांध करके
और फिर उसको बहुत ज्यादा मतलब तंग किया जा रहा है। एक यहाँ आगे भी एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति के का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया है और उसके हाथ पैर यह व्यक्ति अपने हाथों में लिया हुआ है। इस तरीके से पनिशमेंट के जो तरीके हैं वो बता रखे हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके से पनिशमेंट देते थे। और चंगेज खान का जो जन्म का नाम था वो तैमुजीन होता था और इनकी पत्नी का नाम ओलुन इके होता था। इनके बहुत से बेटे हुए हैं, 4 बेटे थे उनके। उनके बीच में डिवीजन बताया गया है। यहाँ पर एक पेड़ के रूप में चंगेज खान को दिखा रखा है, इसके बाद में इनके बेटों को दिखा रखा है। आप देख सकते हैं तुलुई एक बेटा था इनमें, उसके बाद ओगोदेई था, चगताई था और जोची था। ये 4 इनके बेटे हैं, बाकी इनके पोते हैं ये सब। और इनमें मोंके नाम का जो पोता है ये सबसे ज्यादा फेमस रहा था, मोंके। यहां हम देख पाते हैं मैप के अंदर प्रॉपर तरीके से कि चंगेज खान ने किधर किधर किस तरीके से हमला किया और उन क्षेत्रों को कैसे जीता। जितने भी तीर के निशान आपको दिखाई पड़ रहे हैं उतने ही उसके सैन्य अभियान हुए हैं इस संसार के अंदर। और देखिए चाइना, ये मंगोलिया का जो क्षेत्र है वो यहां बिलोंग करता है इस इलाके में, और यहां से लेकर के आप देख सकते हैं उसका कहां तक विस्तार देख पा रहे हैं। बहुत दमिश्क देखो कितनी दूरी पर पड़ता है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों को भी उन्होंने जीत लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खान का जो साम्राज्य था वो कितना ज्यादा प्रभावशाली रहा है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मेनली उनकी नीतियों पे हम प्रकाश डालेंगे। चंगेज खान कैसे थे, मंगोल उन्हें अपना नेता मानते हैं, एक तरह से धार्मिक नेता भी मानते हैं, एक तरह से उनको साहसिक नेता भी मानते हैं, क्योंकि मंगोल जनजाति के उद्धार उन्होंने करवाया। मंगोल जनजाति को प्रभाव भी इन्होंने ही दिलाया। पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा प्रभावित इन्हीं की वजह से हो पाए हैं। चंगेज खान नहीं होता तो मंगोल जनजाति को और मंगोलिया को आज के समय में कोई नहीं पूछता। मंगोलिया का जो विस्तार है चाइना और रसिया के बीच में स्थित है। अगर आप भौगोलिक मैप में, ज्योग्राफिकल मैप में देखते हो तो उसका विस्तार इस तरीके से पता चलता है। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को, नोमैडिक एम्पायर्स को। देखिए नोमैडिक एम्पायर का मतलब नाम से पता चलता है घुमंतु साम्राज्य। घुमंतु साम्राज्य क्योंकि घुमंतु जनजाति के द्वारा स्थापित किया गया था इसलिए इसको ये नाम मिला है। इसको एक और वर्ड से भी जाना जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यायावर साम्राज्य के नाम से इस लेशन का नाम समझेंगे। तो वो घुमंतु, खानाबदोश या यायावर साम्राज्य, उनमें से नाम कुछ भी ले लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकलता है। द टर्म nomadic empires can appear contradictory. Nomads are arguably quintessential wanderer and organized in the family assemblies with a relative undifferentiated economic life and rudimentary system of political organization. यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो नोमैडिक एम्पायर है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। खासतौर पर ये लोग नोमैडिक होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। खानाबदोश लोग होते थे, वांडरर्स होते थे, यायावर साम्राज्य से बिलोंग करते थे, यायावर जनजाति थी ये। इनका जो परिवार था वो आपस में अव्यवस्थित तरीके से एक दूसरे से संबंधित था, नरजातीय नस्ल अलग थी। आर्थिक जीवन के लिए इनकी जो महत्वपूर्ण जो व्यापार है, इनका महत्वपूर्ण जो है आर्थिक गतिविधि में आएगा। राजनीतिक जो संगठन है उसको भी व्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया था। इसमें एम्पायर्स जो शब्द है वो इसमें मटेरियल लोकेशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि जहां जहां जो भौतिक चीजें मिल रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। और स्टेबिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द गवर्नेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमिनियन। यहां ये बताया गया कि जो एम्पायर है, द टर्म एम्पायर ऑन द अदर हैंड, कि साम्राज्य का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो दूसरी तरफ अगर हम देखें, कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटेरियल लोकेशन, वह मटेरियल लोकेशन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसका मीनिंग मटेरियल लोकेशन से लगाया जाता है कि भौतिक चीजें कहाँ मिल रही हैं। द स्टेबिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और जो स्थिरता है वो खिसक करके जटिल से सामाजिक और आर्थिक ढांचे की तरफ स्थानांतरित हो रही थी। एंड द गवर्नेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमिनियन
थ्रू एन एलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जो उस समय देखा गया है गवर्नेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव टेरिटोरियल डोमिनियन, एक ऐसा डोमिनियन, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर टेरिटोरियल जो कि व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय स्तर का की जो सरकार का गठन यहाँ पे हुआ, और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिली। बट द जक्स्टा ऑपोजिशंस ऑन विद दीज डेफिनेशंस आर फ्रेम्ड मे बी टू नैरोली, ये संकीर्ण अर्थ के रूप में इस तरह की डेफिनेशंस की, इस तरह की व्याख्याओं को हम पढ़ पाते हैं। एंड ए हिस्टोरिकली कंसीव्ड, इसके अंदर ऐतिहासिक या गैर ऐतिहासिक जानकारियां हमें मिलती हैं। दे सर्टेनली कोलैप्स व्हेन वी स्टडी सम इंपीरियल फॉर्मेशंस कंस्ट्रक्टेड बाय द नोमैडिक ग्रुप्स, इस तरह के यायावर समूह के द्वारा बनाए गए कुछ शाही निर्माण ढांचों से ये चीजें बिल्कुल ढह जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और हमें वास्तविक जानकारी तक पहुंचने में मदद मिलती है। यहां तक बताएं बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये जतिन छिल्लर और जतिन फलसवाल, रेगुलर अटेंड किया करो बेटा क्लास, आप बहुत कम आते हो। आप ही के लिए क्लास हो रही है बेटा। यहां बारबारियन शब्द के विषय में बता रखा है। देखिए, बर्बर कहा जाता है इस शब्द को हिंदी में। बर्बर जाति उन्हें कहते हैं, बर्बर जनजातियां जिनके दिल में दया धर्म वाली कोई बात नहीं होती, जो कट्टर होते हैं उनके लिए होता है। द टर्म बारबारियन इज डाइव्ड फ्रॉम द ग्रीक बारबारोस, इसमें यूनानी बारबारोस शब्द से बारबारियन शब्द निकला है, विच मीन ए नॉन ग्रीक समवन। इसका मीनिंग ये होता है कि गैर यूनानी कोई भी व्यक्ति हुज लैंग्वेज साउंडेड लाइक ए रैंडम नॉइज, और जिसकी आवाज ऐसी है जो कि लगातार उभरने वाली आवाज की तरह, एक बिल्कुल कर्कश आवाज जो सुनने के लायक ना हो। बार्बर, उसे बार्बर कह रहे हैं ये लोग, बार्बर भाषा। जैसे कौवा बोलता है तो किसी को भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, उसकी कर्कश आवाज होती है, तो ये उसको बार्बर वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए। इन ग्रीक टेक्स्ट, यूनानी साहित्य के अंदर बारबेरियंस वर डिपिक्टेड लाइक चिल्ड्रंस, इसके अंदर बर्बर लोगों को बच्चों की तरह से दर्शाया गया है। अनेबल टू स्पीक, जो कि बोल नहीं पाते हैं, नहीं अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और रीजन्स प्रॉपरली कवार्डली एफिमिनेट, यहां ये बताया गया कि ये डरपोक होते हैं, भीरू होते हैं, इनका तर्कपूर्ण दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं और अपनी बात नहीं कह सकते हैं। लग्जरियस क्रूअल स्लोथफुल ग्रीडी एंड पॉलिटिकली अनेबल टू गवर्न देमसेल्व्स, अपने ऊपर का नियंत्रण भी इनका नहीं होता, आरामदायक जीवन जीना पसंद करते हैं, दयालु नहीं होते हैं, क्रूअल होते हैं ये लोग, निर्दयी होते हैं। स्लोथफुल यानी इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ग्रीडी लालची होते हैं, राजनीतिक रूप से भी असक्षम होते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द स्टीरियोटाइप पास्ड टू द रोमन्स, इस तरह के स्टीरियोटाइप जो बातें थी वो रोमन से मतलब रोमन इस तरह से जानते थे इनको। हु यूज द टर्म फॉर द जर्मनिक ट्राइब्स, जो कि जर्मन लोगों के कबीलों के लिए रोमन लोग इस्तेमाल करते थे। द गोल्स एंड द हंस, और किसके लिए इस्तेमाल करते थे? जर्मन कबीलों के लिए, फ्रांस के कबीलों के लिए और हंस के लिए। द चाइनीज हैड डिफरेंट terms for the steppe barbarians but none of them carried a positive meaning, चाइना के लोगों ने इसी तरह के अलग शब्दों का इस्तेमाल किया स्टेपी बारबेरियंस, लेकिन इस तरह का पॉजिटिव मीनिंग उनका नहीं था। बट नॉन ऑफ देम कैरीड ए पॉजिटिव मीनिंग, इनका कोई सकारात्मक अर्थ नहीं निकल रहा है, ये नकारात्मकता के अर्थ में यूज होने वाला शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया बारबरियन जो शब्द है नकारात्मक शब्द है, और इसका मतलब होता है जिसके दिल में दया धर्म वाली कोई बात नहीं होती, उसके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो यहां तक बताओ बेटा, कोई भी प्रॉब्लम? नो बेटा। जतिन बेटा पूछिएगा कुछ भी जो अब तक कोई टॉपिक आपको दिक्कत हो रही है। आपने बुक अरेंज कर ली जतिन छिल्लर? बुक ले लिए बेटा आपने? अच्छा, इंग्लिश मीडियम है हिंदी आपके पास? हिंदी। और जतिन फलसवाल आपके पास बेटा? जतिन
आपके पास बुक है जतिन फलसवाल? ओपन योर माइक एंड रेस्पोंड। You are not hearing my voice? जतिन फलसवाल, बेटा बुक ले रखी है आपने? बुक ले रखी है? नो। तो तो बेटा बुक अरेंज करो। आप कौन से गांव से हो? जैतड़ाबाद से। तो बेटा आप तो रेवाड़ी, अभी आपकी जैसे हाफ दुकानें तो खुलती होंगी मुझे लग रहा है। मार्केट में हाफ दुकानें खुलती हैं ना, तो आप अरेंज करो किसी पेरेंट से या किसी के जरिए मंगवा लीजिए। स्कूल में भी मिल सकती हैं आपको। ठीक है। और आपका भी मीडियम हिंदी है बेटा? ओके। तो यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हाँ। अब बच्चे बहुत कम आते हैं बेटा, 3 ही बच्चे आ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? गर्ल्स भी बहुत कम आती हैं आपकी क्लास से, और बॉयज़ भी। बेटा जितने भी बच्चे आपके संपर्क में हैं तो आप कह सकते हो उनको, जैसे बॉयज़ बॉयज़ से कह सकते हैं। और अपना ज्वाइनिंग टाइम से करना चाहिए। लेट ज्वाइनिंग से समझ में नहीं आता, जैसे ही टाइम होता है तुरंत आप ज्वाइन कर लें, जैसे ही आपको पता चलता है। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। और फीस से रिगार्डिंग बेटा एक मैसेज आपके ग्रुप में डाला गया है, कल भी एक मैसेज दिया गया था। आपको पता भी होगा कि बेटा अप्रैल और मई की हाफ फीस का जो कंसेशन है वो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा जो मतलब 15 जून तक अपनी फ़ीस डिपॉजिट करेंगे। 15 जून तक नहीं करते हैं तो उनके लिए फिर फीस छूट, जो छूट मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी, ऐसा बोला गया है। ठीक है बेटा। प्रियंका आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, तो अब आप लीव कर सकते हैं बेटा। ओके।